बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। शेर आपने सुना होगा कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन डेवलपमेंट्स के बारे में, उन खबरों को जोड़कर आपके सामने रखेंगे कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पर्दा रखा जा रहा है, जिनको छुपाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ऐवान अदल में, ऐवान इक़्तिदार में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको आप इंतहाई गैर मामूली और पुरस्रार कह सकते हैं। और ये पुरस्रार इसलिए हैं कि आने वाले दिनों में इन मिस्टीरियस डेवलपमेंट्स का बहुत असर होगा पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर। और ये तमाम मामला जुड़ा हुआ है हुकूमत के मुमकिना प्लान बी के साथ। अब ये प्लान बी क्या है, मैं आगाज़ में एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम अदील सरफराज से पूछेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फिल वक्त सबसे बड़ी अदालत, वहाँ पर कौन से अहम तरीन मुकदमात आने वाले दिनों में आ सकते हैं। ख़ास तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले, और उसके लिए एक पेशबंदी होती हुई नज़र आ रही है। अब ये प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है, मशाहिद हुसैन सैयद साहब को आप जानते हैं, उन्होंने जो 14 सितंबर हफ्ते का दिन और फिर इतवार का दिन जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, उसको नाम दिया है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का वीकेंड मिडनाइट ऑपरेशन था, जो कि फ्लॉप हो गया। और इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि पाकिस्तान के आइन में ऐसी बुनियादी तब्दीलियां करके पाकिस्तान के अदालती ढांचे को, निज़ाम इंसाफ को एक टेलर मेड निज़ाम इंसाफ बनाया जाए, जो मौजूदा निज़ाम की को दवाम बख्शने के लिए कारगर साबित हो। और ये जो कुछ चल रहा है, ये निज़ाम जिस तरीके से चल रहा है, ये इसी तरीके से चलता जाए। और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ लोगों की एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी दिखाई देती थी। लेकिन ये जो फर्स्ट लेग ऑफ द ऑपरेशन था, या जो पहला मरहला था, इसमें हुकूमत नाकाम हो गई। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक पेज पर हो गए और नंबर पूरे नहीं हुए हुकूमत के। अब हुकूमत का प्लान ए इस हवाले से क्या है? हुकूमत का प्लान ए ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगा दिया है मौलाना को इंगेज करने के लिए, कि उनको ड्राफ्ट पर लेकर आए और जो असल और बुनियादी चीज़ें हैं उनको कम अज़ कम एक हल्ले में पास करा लिया जाए। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमत के कुछ लोग छुप छुप कर और बरमला भी इस बात पे इशारतन बात करते हुए नजर आते हैं कि मौलाना माने या ना माने, आईनी तरमीम तो हम पास करवा लेंगे। अब ये आईनी तरमीम फिर कैसे पास होगी? 2/3 अक्सरियत दरकार है आपको कौमी असम्बली में भी, 2/3 अक्सरियत दरकार है आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी। और इन दोनों ऐवानों में अगर 2/3 अक्सरियत नहीं होती, जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास किसी तौर पर भी मौजूद नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साथ मिल जाएं तब भी मौजूद नहीं है, तो फिर हुकूमत ये सब कुछ कैसे अचीव कर पाएगी? और फिर हमें कुछ पुरस्रार डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई देती हैं। अदील सरफराज साहब, कुछ अहम चीज़ें जो हुई हैं मैंने कुछ पॉइंट आउट की हैं, एंड आई वांट यू कि आप हमें ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये ऐवान अदल में जो कि आपका महकमा है, वहाँ पर क्या चल रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, जस्टिस मुनीब अख्तर को माइनस कर दिया जाना, वो जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लगाने वाली कमेटी है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शमूलियत, यहाँ से स्पीकर कौमी असम्बली ख़त लिख देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला नहीं मानना, सीटें इस तरीके से एलोकेट कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह एक फ़ैसला देते हैं जिसमें वो आर्टिकल 8 का हवाला दे के बताते हैं कि जो आइन साजी है, कानून साजी है, ये भी, इसकी भी कोई हदूद व क़यूद है। ये अब बताएं कि ये सारा मामला जुड़ा हुआ है या कोई ओवर रीड किया जा रहा है इस सारी सिचुएशन को? नहीं सर, ओवर रीड तो कम से कम नहीं किया जा रहा। जो चीज़ें हैं शायद हमें अभी पूरी तरह नज़र भी नहीं आ रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। बिलखसूस आपने बात की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की। देखें, ये वो बात है जो मैं, आप, हम सब कभी इज़राए तफन्नन किया करते थे कि जब जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इख्तिलाफ़ राय का सामना करना पड़ा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, और पहली दफ़ा एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमने देखा कि अपनी मर्ज़ी के बेंचेस या अपनी मर्ज़ी के केसेस भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर पा रहे, तो जिस तरह हुकूमत और उनका एक गठजोड़ हमें मुबैना तौर पर नज़र आता है, हुकूमत शायद रेस्क्यू करने आए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को ही या ख़त्म कर दे या इसको तब्दील कर दे। ये बात हम लोग ऑन अ लाइटर साइड करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि ऐसा तो करेगी नहीं हुकूमत, क्योंकि कानून जब बनाया गया है, जिस नीयत के साथ भी बनाया गया है, अब तो बन चुका है। अब तो काजी साहब ने कमरा अदालत में बैठ कर ये खुद करार दिया है कि मैंने जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया है, मैंने अपने इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। उस वक्त आपको याद होगा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ये सब
उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे जिन्हें अब हकीकी रंग पहना दिया है हमारी हुकूमत ने और उस पर मोहर सब्त कर दी है जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। उस वक्त वो यही कहते थे कि एक नया फ्लड गेट खुल जाएगा। अगर आप अभी जो अदालती साल शुरू हुआ था, आपने उस पर रिपोर्ट किया, बाकी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो इसको अपनी फेदर इन हिज कैप के तौर पर एक्सप्लेन किया कि ये जो बादशाहत थी वो मैंने ख़त्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट था, एक ही बंदा था जो सब कुछ जिसके हाथ में था, वो मैंने इख्तियारात जो है वो नीचे ट्रांसफ़र कर दिए। तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा जिनकी आपने 20 जून 2024 को एक ट्वीट में कहा, ब्रेकिंग, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लिमान को बंद कर दें, ऑर्डिनेंस लाना पार्लिमान की तौहीन है। ये वही चीफ जस्टिस हैं कि कमेटी इजलास होना है, वो शिरकत नहीं करते और अगले दिन ऑर्डिनेंस आ जाता है। तो कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान मुबैना तौर पर, डू यू एग्री विद दैट? सर देखिए, मुझसे ना कुछ रोज़ कबल किसी शख्स ने पूछा था कि एक्सप्लेन इन वन वर्ड काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में आप एक लफ्ज़ कहें, तो मैंने उनके सामने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, प्रीटेंडर का। तो मैं आज भी यही क्या समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाकई में हमेशा प्रीटेंड ये किया है कि वो जमहूरियत का फ़रोग़ चाहते हैं, पाकिस्तान की जो अदलिया है उस अदालती निज़ाम में शफाफियत लाना चाहते हैं। जिन मामलात में उन्हें पसे पुश डालकर दीगर जजेस को फ़रोग़ देकर बंदयाल साहब बेंचेस बनाया करते थे, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो इस तरफ जाएंगे। उन्होंने तासुर हमें ये दिया। अब आप ख़ुद कह रहे हैं कि अभी हाल ही में नए अदालती साल की रेफरेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो बार बार इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि वो किस तरह जमहूरी रिवायात को लेकर चल रहे हैं। और अब देख लें, जिस तरह पहले तो पुरस्रार अंदाज में इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये आर्डिनेंस लाया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को पता ही नहीं है। आपको पता है ना, हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक ब्रिज होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है। और इस तरह की कानून साजी जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतजामी मामला से जुड़ी हो, उस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ऑन बोर्ड होते हैं, अदरवाइज़ ये मुमकिन ही नहीं। मगर ये पाकिस्तान में ही होता है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को मालूम ही नहीं है कि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है। ऑर्डिनेंस पास होने से तकरीबन घंटा पहले तक भी उनको मालूम नहीं था। अब तो शायद ये हो सकता है कि वो उनको मालूम हो और वो ना बता रहे हैं। नहीं, देखें सब बात यह है कि हमें पता चल गया ना कि नहीं मालूम था उनको, और बहुत से लोगों को नहीं मालूम था। आपको मालूम है पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन है फारूक नाइक साहब। आपको ये भी मालूम है वो सदारती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत मौजूद हैं सदर मुमलिकत क्या नाम है, आसिफ अली जरदारी साहब का। अब फारूक नाइक साहब कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनको, तो उसके पीछे क्या रह गया? फारूक नाइक साहब सदर जरदारी साहब के साइन करदा ऑर्डिनेंस के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। आप सर देखें, बात यह है, इन द एंड बक स्टॉप्स विद देम ना। जो लोग इम्पोर्टेंट हैं, जो लोग कम अज़ कम ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रहे हैं कि ऐसे ओहदों पर बैठे हैं जिनके फैसलों से ये सब कुछ होना है, उन्हें भी तो अपनी बका के लिए करना है ना। उन्होंने भी तो अपनी इज्जत रखनी है कि भाई हमें पता था या नहीं पता था। तो या तो फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं, अगर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो कम अज़ कम ये सवालात उठाना तो उनकी अब मजबूरी है, वो इस मजबूरी में सवालात उठा रहे हैं। सही। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, हम लोग ये बात कहते हैं फिक्स मैच, वो क्यों कहते हैं? देखें, बात यह है कि हुकूमत की जानिब से ये कानून बनाया जाता है, मुसवदा क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनेंस लाया जाता है। हम जैसे लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ज़राए से कोट करते हैं क्योंकि हमारे सामने मुसवदा नहीं आता, लेकिन बताया ये जाता है कि भाई हो चुका है, काबीना को भिजवा भी दिया जा चुका है, मगर यकीन नहीं किया जा रहा था। गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी। अगले रोज़ काबीना सुबह सुबह मंजूरी भी दे देती है और फिर उसी शाम सदर मुमलिकत साहब दस्तखत भी कर देते हैं उस ऑर्डिनेंस के ऊपर। और सदर मुमलिकत के ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत की खबर अभी चलती ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक नोटिफिकेशन आ जाता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील करने का। जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट कर दिया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सीनियरिटी में 5वें नंबर पर हैं, उनको वहाँ पर लाकर बिठा दिया जाता है। और ये सब देखें, इससे कबल यानी कि ये तो फिर तय है ना कि उनको मालूम था कि ये आ रहा है। सर देखें, अगर मालूम नहीं था तो फिर जुमेरात का इजलास क्यों नहीं हुआ? जुमेरात को तय है कि 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना है। मैंने कंफर्म किया बुध के रोज़ के कल इजलास हो रहा है या नहीं, मुझे कंफर्म किया गया कि इजलास शेड्यूल्ड है। मेरी इतलात के मुताबिक जजेस साहिबान ने 4 बजे के करीब पूछा कि मीटिंग किधर है, मीटिंग क्यों नहीं शुरू हुई, तो बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब तो घर रवाना हो गए हैं।
उसके बाद पता किया तो पता चला कि रजिस्ट्रार साहबा जो रोज़ाना 7 बजे तक बैठती हैं वो भी 4 बजे 5 बजे घर चली गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अवॉइड किया जा रहा था कि ये ना हो कि ये 2 जजेस साहिबान जो अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हुई हैं उन्हें ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की कोशिश न करें, लिहाजा बेहतर है इजलास मौखर कर दो, कल तक आर्डीनेंस पर दस्तखत हो जाएंगे, फिर मैं कमेटी ही तब्दील कर दूंगा। और वो उन्होंने ऐसा ही किया। हम जैसे लोग तुक्के लगा रहे थे कि भाई अगर नाम किसी और का, जैसे मुनीब अख्तर को हटाकर जैसे अमीनुद्दीन खान को एक लगा रात दिया, पहले मैंने वीडियो की, हमने इसके ऊपर अब आप अंदाजा लगा लेना। अब आप लोग वो हैं जो रोजाना सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठते, ठीक है, रेगुलरली तो हम रिपोर्ट नहीं लेकिन आपको भी ये मालूम है कि उनकी लगाना है तो वो किसको लगाएंगे। अब देखिए बात यह है, हम कोलो फेल में तजाद की बात कर रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब माजी में हम ख्याल बेंचेस की बात करते थे। जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था, जस्टिस गुलजार पर, जस्टिस साकिब निसार पर, जस्टिस इजाजुल हसन उनके बेंचेस का हिस्सा हुआ करते थे, जस्टिस मुनीब अख्तर हिस्सा हुआ करते थे। उनको काजी फायज ईसा उस वक्त बड़ा पसंद किया करते थे लोगों को जो उस वक्त हम ख्याल बेंचेस की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते थे। हम जैसे लोग बार बार ये बात किया करते थे कि हम ख्याल बेंचेस बन रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब बड़े नाकिद थे सब चीज़ के। अब उन्होंने आते ही हम ख्याल बेंच तो छोड़े, उन्होंने तो कमेटी हम ख्याल कर दी है जिसने बेंचेस तश्कील देने। बेंचेस हम ख्याल हो ना हो, कमेटी जब हम ख्याल होगी तो फिर बेंचेस क्या होंगे। तो फिर अब जो जस्टिस मुनीब अख्तर को माइनस करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया है, तो क्या ये भी कोई प्रियम्पशन हो सकती है कि हुकूमत इस प्लान बी पर अमल दरामद करने के लिए, नंबर पूरा करने के लिए कुछ ऐसा करेगी कि जिसने चैलेंज होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके फिर केसेस बनेंगे। तो जो स्पीकर का ख़त है, क्या स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजन को अंडू कर सकता है नंबर पूरा करने के लिए अपना कौमी असम्बली में? नो, नेवर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, उस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब देखें, आप ये बात देखें ना कि एक जानिब ये सपोर्ट सिस्टम है ना इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को पहले सपोर्ट आती है 2 अकलीती जजेस साहिबान की जानिब से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से। उन्हें इनडायरेक्टली ये बता दिया जाता है कि उन 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद की आपको ज़रूरत नहीं है, डट जाए। उसके बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली है ये भी इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि भाई आपने ये जो हमने तरमीम की है इलेक्शन एक्ट के अंदर, इस तरमीम के नतीजे में आप उस फैसले को छोड़ें और मखसूस नशिस्तें दे दें। उसके बाद फिर हमारे काजी फायज ईसा साहब गुज़िश्ता रात जो उन्होंने नोट लिखा, मैं तो समझता हूँ गैर ज़रूरी सवालात का एक मजमूआ था जो उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ऐसे सवालात थे जिनका कोई सर है ना पैर है, जो सेंस नहीं बनाते, माजरत के साथ उन सवालात को उन्होंने सामने रखा। और फिर हैरानगी मुझे इस बात की होती है कि ये आप कह सकते हैं इंटर डिपार्टमेंटल एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। या तो ये पब्लिक डोमेन की चीज़ें हों, आपने किसी पब्लिक फिगर को लिखा हो, चलें ठीक है, आपने सदर मुमलिकत को लिखा है, वज़ीर आज़म को लिखा है। तरीकाकार भी है ना कि आप उसको प्रेस रिलीज के तौर पे जारी करते हैं, मीडिया को बाकायदा बता के कि किसने दिया है, बिल्कुल। एक मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना कि आप अगर किसी और पब्लिक ऑफिस होल्डर को देते हैं और आप प्रेस रिलीज नहीं देते, आप लेटर लिख देते हैं, तो वो लेटर कहीं आपके ऑफिस से रिलीज हो जाएगा या सदर मुमलिकत के ऑफिस से हो जाएगा, लेटर हम तक पहुंच जाएगा, जैसे 6 जजेस का लेटर पहुंचा था। अब ये जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस है, पहले डिप्टी रजिस्ट्रार अपने रजिस्ट्रार को लिख रहा है, ये मीडिया में आ जाता है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस का काजी फायज साहब रजिस्ट्रार को लिख रहे हैं, ये भी मीडिया में आ जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया मैनेजमेंट में, वैसे भी काजी साहब को हम बड़ा करीब से देख चुके हैं, बड़ी अच्छी उनकी मीडिया मैनेजमेंट होती है, वो उसी सेंस में लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। अब मसला उनका भी वो इमरान खान वाला है कि अपोजिशन में इमरान खान साहब भी बड़े ज़बरदस्त लीडर होते हैं, अब वो हुकूमत में हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उन्हें अब ये भूल चुके हैं कि मैं एक जस्टिस नहीं हूँ, मैं चीफ जस्टिस हूँ, और वो अब दोबारा से उसी तर्ज पर चल रहे हैं जैसे वो जस्टिस काजी फायज ईसा के तौर पर किया करते थे। खतूत रिलीज़ कर देना, जारी करवा देना और उसके बाद उन पर ख़बरें चलवा लेना, ये तासुर कायम करवाना कि उन 8 जजेस साहिबान ने कहीं खुदा न ख्वास्ता मिसकंडक्ट किया है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये तमाम तर चीज़ें थम जाती, मामलात बेहतरी की तरफ जाते। तो ये ऑर्डिनेंस जो है ये हाई कोर्ट में ज़ाहिर है कि चैलेंज मुमकिन तौर पर हो जाएगा, या फिर हो गया ना लाहौर हाई कोर्ट में। हाँ, ये हो जाए, यानी कि उसकी प्रोसीडिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया आर्टिकल 8 का हवाला देते हुए, वो कितना कारगर होगा? ये जो एक्शंस अब पार्लियामेंट की तरफ से होना शुरू हो गए हैं,
इनके हवाले नहीं, वो ऐसा सच कारगर नहीं होगा। वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो एक और मुकदमा है, उससे मुतालिक ऑब्जर्वेशंस थी एक फ़ैसले के अंदर उन्होंने दी हैं। गो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो पैगाम दे रहे हैं हुकूमत को कि आपने जो भी कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है, वो आइन के दायरा कार में रह कर ही करनी है। आइन के आर्टिकल 8 के मुताबिक आप कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते जो आइन की असल रूह के ही अगेंस्ट हो। कुछ हदूद कयूद भी होती हैं किसी भी तरह की आइन साजी की या कानून साजी की। जो कानून साजी अभी की जा रही है पार्लियामान के अंदर, जो 2/3 अक्सरियत जिस भोंडे अंदाज में आप कह सकते हैं कि इकट्ठी की जा रही है, उस तमाम तर सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को फैसला आया, उसके बाद आपने कानून साजी कर ली, और उस कानून साजी का आप माजी से इतलाक करके आप ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि हमने ये कानून साजी कर दी और इसका इतलाक भी 2017 से कर दिया है, लिहाजा अब जो 12 जुलाई को फैसला आया था इस फैसले को जो है वो अब अंडू समझा जाए। देखिए, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भले ही वो ऑर्डर दिया है और उनके जहन में यही चीज़ होगी जो हुकूमत इस वक्त कर रही है और उनको ही उन्होंने एड्रेस भी किया होगा, मगर मेरे लिए ज़्यादा अहम ये है कि अब वक्त आ चुका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत 8 जजेस साहिबान अपना तफसीली फ़ैसला जारी करें। बात यह है कि आपने करनी है पॉलिटिक्स, आप करें। काजी फ़ायज़ ईसा साहब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हमें समझ में आ रही है, हमारी हुकूमत भी कर रही है, लेकिन आपका बतौर जज एक जिम्मेदारी भी है। बहुत वक्त हो गया ना सर, फैसला महफूज हुआ, उसके बाद आपने अनाउंस कर दिया, अब उसके ऊपर अभी तक जिसको एक्ट करना है आपने जो करना है, अगर आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई का कहना है, आपने जो चीफ जस्टिस का 13 जनवरी का बल्ले वाला फैसला है उसके खिलाफ, देखिए अब बात ये, हम यहाँ पर 8 जजेस को डिफेंड तो कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ, पहले दिन से कर रहा हूँ कि उन्होंने फैसला दिया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने फैसला दिया और कमेंडेबल है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अब दूसरी जानब आप देखें, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो नोट लिखा, हम उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं तो नहीं समझता कि यह ज़रूरी था किसी भी तर्ज पर, लेकिन फिर आप ये भी देखें, उस नोट को लिखने के लिए ईंधन फराहम तो उन 8 जजेस ने ही किया है ना। मेरी अपनी पर्सनल खबर थी, मेरी असेसमेंट भी थी, मेरी खबर भी थी। मैंने बल्कि एक जज से भी पूछा था कि आप लोग वजाहत जारी करेंगे या नहीं करेंगे, तो मुझे बताया गया था कि हम तफसीली फैसले में वजाहत देंगे। फिर आपने क्यों कर, जब वो मिडनाइट लेजिस्लेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो अचानक से एक मेरे ख्याल में तो वो वजाहत देना बनती थी। नहीं, उसकी वजह है, मैं खुद कह रहा हूँ उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि 13 जनवरी को बल्ले का फैसला दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से, वो 3 जजेस का वो फैसला आ गया। अब उस फैसले के बाद 8 फरवरी तक पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, वो आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब और 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये कह रहे हैं कि 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की और उसकी गलत इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो जजेस हैं, वो जो 3 जजेस थे जिनका ये फैसला था, क्या वो फैसला देने के बाद कुस्तुनतनिया शिफ्ट हो गए थे? क्या वो पाकिस्तान में नहीं थे? ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी और जब गलत इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी उस फैसले की, गलत तशरीह की बुनियाद पर, तो उस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी नहीं है, आईनी जिम्मेदारी नहीं है, आइन की प्रोटेक्शन का हल्फ उठाने वालों की, कि आपके फैसले पर गलत अमल दरामद हो रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन को तलब करें, 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करें, आप उनको बुलाएं, उनको बताएं कि आपने जो कर रहे हैं ये तौहीन अदालत है, या आर्टिकल 204 इन्वोक करें कि आप हमारे फैसले की गलत तशरीह करके गलत अमल दरामद कर रहे हैं। 6 फरवरी को उसका रिव्यू फिक्स फाइल हो जाता है, आज तक वो फिक्स नहीं होता। तो जो 12 जुलाई का फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन और उसके ऊपर अमल दरामद के बग़ैर हुकूमत उन्हीं लोगों में से वोट तोड़कर पूरे करने जा रही है पार्लियामेंट में, और इस सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म करने जा रही है, अदालती ढांचा ही तब्दील करने जा रही है, तो ये प्रिएम्प्ट करते हुए जिम्मेदारी थी उन 8 जजेस की कि वो अपने फैसले का अबहाम इनके दुरुस्त करें। मेरा ख्याल, मेरी राय के, आपकी राय से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन 8 जजेस साहिबान का फैसला तो लिखा जा चुका है ना, उससे पहले आ जाना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि फैसला पहले आ जाना चाहिए, उसमें ये तमाम इबहाम आप खुद कह रहे हैं कि हम दूर कर देंगे, तो क्यों कर, हमें तो यही बताया गया था। मैंने पूछा था मुख्तलिफ जजेस साहिबान से नए अदालती साल की तकरीब के दौरान भी, कब आ रहा है फैसला, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेरी रीडिंग थी उनसे बातचीत में, क्योंकि हमें जजेस साहिबान खुलकर तो नहीं बताते कि ये हो चुका है सर्टेनिटी के साथ, मगर अंदाज़ा मुझे हो गया था कि फ़ैसला लिखा जा चुका है, इंतज़ार किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो अमेरिका के दौरे पर थे वापस आएंगे, जजेस आपस में बैठेंगे, नोट्स शेयर करेंगे और फिर फैसला जारी हो जाएगा, मगर वो नहीं हुआ फैसला। बात यह है कि अब
आपने वो नोट जारी किया, उसके बाद फिर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन के बाद जारी कर देना तफसीली फैसला। तफसीली फैसला आप जारी नहीं कर रहे, इस वजह से इब्हाम बढ़ता जा रहा है लोगों में। मजीद जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो लास्ट नाइट लेटर लिखा है, मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी लेटर, उसकी एक वजह उन 8 जजेस साहिबान ने खुद फ्राहम की है। वो अगर ये मौका ही ना देते, हाँ। बात ये है ना सर, मैं ये समझता हूँ कि मेरी शायद आई एग्री टू द एक्सटेंट, बट यहाँ पर अब यानी कि एक सवाल अब ज़ाहिर है कि हो जाएगा कि ये 8 जजेस जो हैं जब ये तफसीली फ़ैसला देंगे और काजी फाइज ईसा रिटायर हो जाते हैं, 10 अक्टूबर के बाद देते हैं फ़ैसला, और या 25 अक्टूबर के करीब देते हैं, काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के करीब देते हैं, तो काजी साहब तो फिर रिव्यू में नहीं बैठेंगे ना, जो उसका रिव्यू तो लामहाला फाइल होना है। आप हमें ये बता दें जो बाकी मानदा 33 दिन हैं, इनमें कौन से अहम केसेस अब पहुंच सकते हैं उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की नई कमेटी के सामने, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और काजी फाइज ईसा साहब 2-1 से मेजॉरिटी में। सर देखें, उसमें मखसूस नशस्तों का रिव्यू है, टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है। उसमें 63A का रिव्यू है। 63A की जजमेंट एक बड़ी मशहूर जजमेंट है, जस्टिस मुनीब अख्तर उसके आथर हैं, जिसमें उन्होंने, जो आपको याद होगा पंजाब हुकूमत बदल गई, लोगों को भी याद है, लोग हाँ, बहुत फॉलो वो उस जजमेंट से अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर, क्योंकि उस वक्त हम मुझ समेत बहुत से लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन में री राइटिंग का जो काम है वो किया था, जो चीज़ें नहीं थी वो भी खुद से ऐड कर दी थी। आपने जो वोट का शुमार ना करने का फैसला दिया था, उसके ऊपर जुडिशल साइड पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात थे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फैसला रिकॉल हो जाएगा और जो वोट है वो कम से कम शुमार होगा। तो गोया हुकूमत को ये मौका मिल जाएगा कि फ्लोर क्रॉसिंग करा लो, जी हाँ, और उसके बाद नंबर पूरा कर लो, और नंबर पूरा करके आप अपना आइन में जो तब्दीली करनी है, जो अदालत ख़त्म करनी है, जो नई अदालत बनानी है, उस नई अदालत में किसको कैसे लगाना है, पाकिस्तान के आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ और ये सारी चीज़ें, तो ये मामला है। फिर ट्रिब्यूनल्स के रिव्यू का ट्रिब्यूनल्स वाला केस मंगल के दिन, ट्यूसडे को समाअत के लिए मुकर्रर है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी जो तमाम तर नज़रें हैं वो इस 3 रुकनी कमेटी को एक्सपेंड करना या इसको दोबारा से बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट करने की एक वजह यह भी नज़र आती है कि अब जैसे ही हुकूमत अगर वो तरामीम कर लेती है आइन के अंदर, जिसकी वो तैयारी कर रही है, और अब ये भी उसी की एक तैयारी है, अगर वो तरामीम हो जाती हैं तो इवेंचुअली वो लैंड करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो लैंड करेंगी तो 3 रुकनी कमेटी के सामने आएंगी। 3 रुकनी कमेटी उस वक्त फिर डिसाइड करेगी बेंच की तश्कील, और 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी डेट कि कब इसको फिक्स करना है या आया करना भी है या नहीं। और जब 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अक्सरियत से कोई भी ऐसा फैसला कर देती है जिससे इवेंचुअली जो बेंच की फॉर्मेशन है वो ऐसी हो जाती है, काजी साहब कहते हैं कि मेरे दौर में तो ऐसा नहीं है, पहले आप बेंच देख के गैस कर लेते थे, अभी भी लोग बड़े सियाने हैं, वो अभी भी बेंच बना पर देख के ये समझ जाते हैं कि इसका फैसला मुमकिन तौर पर अब देखें कितने वोट्स की रेशो से आएगा। अब बेंच की बात नहीं है, अब तो कमेटी की तश्कील के बाद ना पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि इधर कौन सा बेंच बनेगा। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आइन साजी के अलावा कानून साजी की तरफ है कि हुकूमत जो इस ज़मीन में कानून साजी या ये जो रुक्केबाजी और ये चीज़ें कर रही है, ये एंड अप होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अगर वो इससे नंबर पूरा करके आइन साजी करने में कामयाब हो जाते हैं तो सदर मुमलिकत ने तो फ़ौरन कुगी मार देनी है उसके ऊपर, और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये आइनी मुकदमात और आइन की तशरीह के मुकदमात सुनने की अहल नहीं रहेगी, और पाकिस्तान की हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस कहेगा हमने आपके सामने पेश ही नहीं होना, या आप मुकदमा सुन ही नहीं सकते। और वो जब तक डिसाइड नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर अगले दिन बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से, ये बताया गया है कि गो के इख्तियार नहीं रहेगा, मगर जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर मोहर नहीं लगा देगी तब तक वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो इवेंचुअली पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही ये डिसाइड करना होगा कि आया ये, और फिर ये मोहर नहीं लगाएगी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमत के लिए बनिस्बत दीगर फैसलों के ये वो फैसला है जिसको मुस्तरद करना ज़्यादा आसान होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट हम तो तब्दील कर चुके, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला दे सकते हैं। बहरहाल बहुत ही गैर मामूली और पुरस्कार डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और ये मैं अपनी वीडियोज़ में हिंट कम से कम 6-8 महीने से पहले आपको याद होगा ये बताना शुरू कर चुका था कि नवंबर चढ़ने से पहले
अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक इस तमाम मामले को समेटना है और ये तय होना है कि मौजूदा निज़ाम ने जारी रहना है, हमने नए इलेक्शंस की तरफ जाना है, किसी नए निज़ाम ने आना है, कोई इन हाउस चेंज होनी है, या फिर जो है वो कोई और ही मामला कौमी हुकूमत या किसी और तरफ चला जाएगा। अब ये वो वक्त शुरू हो चुका है जिसमें आप हर गुजरते दिन के साथ इस सारे मामले पर बहुत ही अहम डेवलपमेंट होते देखेंगे, जिसका तज़किरा वीडियोज़ में चलता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।